बैंक में जमा कर देगा तो बेटे उस व्यक्ति के पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, डिमांड एक होम थिएटर की कम हो जाएगी। ऐसे इतने सारे लोग हैं, तो धीरे धीरे जब डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कुछ हद तक हम कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंट्री के एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए। वैसे इंटरेस्ट रेट छोटे 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 भैया है, छोटे भैया हाँ, छोटा भाई हाँ, इन्फ्लेशन जो है वो बड़ा भाई है। मैंने कहा जी इन्फ्लेशन रेट इज बड़े भैया, इन्फ्लेशन रेट इज बड़े भैया एंड इंटरेस्ट रेट इज छोटे भैया। इसका मतलब अगर किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ रहा है तो ये किसकी वजह से बढ़ रहा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उसकी भी रियल वर्थ धीरे धीरे कम हो जाती है। बेटे आराम से, बेटे एक बच्चे को तो नींद आ रही है, वो कह रहा है पता नहीं क्या करा रहे हैं मास्टर। बेटे मैं इस समय आपको कंसेप्ट नंबर 40 करा रहा हूं। बेटे कंसेप्ट नंबर 40 में हमने क्या लिखा है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक कंट्री की करेंसी के एक्सचेंज रेट को ऊपर नीचे करते हैं। तो हमने पहला फैक्टर डिस्कस किया है, बोलो पहला कौन सा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। दूसरा कौन सा, इन्फ्लेशन। तीसरा कौन सा, इंटरेस्ट रेट। बेटे पहला कौन सा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। दूसरा कौन सा, इन्फ्लेशन रेट। तीसरा कौन सा, इंटरेस्ट रेट। बेटे चौथा फैक्टर देखिए, नेशनल इनकम। आप बताइए जी किसी कंट्री की नेशनल इनकम कैसे डिटरमाइन होती है। आपने नाम सुने होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपने नाम सुने होंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। बताइए जी किसी कंट्री की इकोनॉमी कब ग्रो करती है और कौन से फैक्टर्स को ऐड करके नेशनल इनकम निकालते हैं। मुझे एक चीज बताइए, एक देश है, ये देश नंबर 1 है और ये देश नंबर 2 है। इस देश के लोग सिटीजन्स बड़े हार्ड वर्किंग हैं, सारे सिटीजन्स हार्ड वर्किंग हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, स्पेकुलेशन गेम्स कम खेलते हैं, लॉटरीज नहीं खेलते, रेस हॉर्सेस में कम ही जाते हैं, फालतू की बातें कम करते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं। इस देश के लोगों को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। बेटे एक प्राइमरी सेक्टर, बेटे एक प्राइमरी सेक्टर, बेटे दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और बेटे तीसरा टर्जरी सेक्टर। बेटे एक देश की इनकम इन तीनों सेक्टर्स की इनकम को जोड़ने के बाद आती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर। आप बताइए अगर किसी देश में ये तीनों इनकम, नेशनल इनकम ज्यादा हो, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा हो, तो आप मुझे बताइए कि क्या उस कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट करेगी या नहीं करेगी। बिल्कुल करेगी मेरे बेटे। जब हम अपने घर में खुद ही काम कर रहे हैं, खुद ही पैदावार कर रहे हैं, खुद ही ग्रोथ कर रहे हैं। आप इंडिया और पाकिस्तान को देखिए बेटे, मेरे को लगता है पाकिस्तान और इंडिया एक साथ ही आजाद हुए थे। पाकिस्तान आज हमारे से हर लिहाजे में पीछे है। क्यों? क्योंकि बेटे वो ज्यादा ध्यान नेशनल इनकम में दे ही नहीं रहे, टेररिज्म ज्यादा है। नेशनल इनकम क्या होती है, किसान भी काम कर रहे हैं, ट्रेडर्स भी काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, इन सभी से मेरी इनकम बढ़ती है, तो बेटे मेरी कंट्री की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो बेटे एक कंट्री की नेशनल इनकम भी उस कंट्री के करेंसी को स्ट्रॉन्ग या वीक कर देती है। बेटे नेक्स्ट, मनी सप्लाई। बेटे रिसोर्स डिस्कवरीज।
आपको याद है आज से कुछ महीने पहले एक बाबा ने कहा था कि जमीन के नीचे सोना है, और कांग्रेस की सरकार ने उसको खुदवाई भी शुरू कर दी थी। सोचिए अगर 1000 किलो सोना मिल जाता हमें, अगले दिन क्या होता। वैसे सोना मिला नहीं था, लेकिन मान लेते हैं 1000 किलो सोना मिल जाता, तो बेटे अगले ही दिन नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आ जाता, इन इंडिया 1000 kg ऑफ गोल्ड हैज बीन फाउंड। बेटे हमारे इंडिया के लिए नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्स डिस्कवरी से हमारी करेंसी स्ट्रांग हो जाती। बेटे स्ट्रांग हो जाती हमारी करेंसी। आप बताएं, अगर कल पता चल जाए कि रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स को कावेरी रिवर के नीचे गैस के भंडार मिल गए, ह्यूज गैस सरप्लस इज देयर, तो बेटे मेरी इंडिया की करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। इसका मतलब जिस देश में या जिस कंपनी में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ज्यादा होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम ज्यादा है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ज्यादा है, कैपिटल रिजर्व भी है, जनरल रिजर्व भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, तो बेटे उस कंपनी की मार्केट प्राइस ज्यादा होगी ना, एमपीएस ज्यादा होगी ना। तो बेटे यही तो बात कह रहा हूं, वो मैं कंपनी के लिए कर रहा था, ये कंट्री के लिए कर रहा हूं। तो बेटे एक कंट्री में अगर ये फैक्टर्स होंगे तो उस कंट्री की करेंसी स्ट्रांग बनेगी, और जब स्ट्रांग बनेगी तो बेटे बेटे एक्सचेंज रेट में फर्क आएगा। तो बेटे यही तो बात बता रहा हूं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक कंट्री के एक्सचेंज रेट को चेंज कर देते हैं। बेटे नेक्स्ट फैक्टर लिखा पॉलिटिकल फैक्टर्स। आप बताइए जी, पॉलिटिकल, इंडिया की पॉलिटिक्स देखें अगर, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखें, इंडिया की देखें और पाकिस्तान की देखें। बेटे पाकिस्तान में तो जो जो प्रेसिडेंट बना या प्राइम मिनिस्टर बना, इतिहास गवाह है उसको मार दिया गया, मरवा दिया गया। बेटे आज भी देखें आप पाकिस्तान में तो पॉलिटिकली कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो इंडिया को देखें, इंडिया एज कंपेयर टू पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप अगर $1 का पाकिस्तानी रुपी का रेट देखें और $1 का इंडियन रुपी देखें, तो बेटे इंडियन रुपी ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू पाकिस्तानी रुपी। तो इससे ये पता चलता है कि एक कंट्री की पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी कंट्री की करेंसी को, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर है बेटे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल, आप बताइए, हम कई बार कुछ देशों के लिए बड़े ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, सेंटिमेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। मान के चलें कि मेरे देश से पिछले 2-3-5 वर्षों में लगातार मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया ही बन रही, तो बेटे पूरे ब्रह्मांड में सब क्या सोचेंगे, इंडिया, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे बहुत ज्यादा ब्यूटी है। बेटे मेरा देश में क्रिकेट वाले जीत जाते हैं वर्ल्ड कप। अब वर्ल्ड कप से कुछ करेंसी का क्या लेना है, लेकिन साइकोलॉजिकली मैं इंडिया के लिए पॉजिटिव हो जाऊंगा, और जब इंडिया के लिए पॉजिटिव हो जाऊंगा तो बेटे जो करेंसी है ऑटोमेटिकली मेरी कंट्री की स्ट्रांग हो जाएगी। बेटे सारा खेल विचारों का है और कुछ भी नहीं है। तो अगर विचार किसी के लिए पॉजिटिव होंगे तो बेटे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप सुन रहे हैं ना बेटे, मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं कि एक कंट्री के एक्सचेंज रेट की करेंसी का कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो बेटे इसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। लेकिन हम अभी कंसेप्ट नंबर 41 में कुछ अलग ही काम करने वाले हैं। मैं आपको ये कहने वाला हूं कि इन सभी फैक्टर्स में से कुछ लोगों का ये कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लेशन है, जो किसी कंट्री की करेंसी को, एक्सचेंज रेट को अफेक्ट कर देता है। और एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहती है कि इन सभी फैक्टर्स में से इंटरेस्ट रेट ही एक ऐसा फैक्टर है जो किसी के एक्सचेंज रेट को अफेक्ट कर देता है। बाकी सब फैक्टर्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, दिस रिसोर्स डिस्कवरीज, नेचुरल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, सब बकवास है। वो कहते हैं ये प्रोमिनेंट फैक्टर्स दो ही हैं, एक इन्फ्लेशन
और एक इंटरेस्ट रेट। तो बेटे उस पे दो विचारधाराएं बन गई। तो देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट, टू स्कूल्स ऑफ थॉट, दो विचारधाराएं बन चुकी हैं। पहली विचारधारा से हम कह रहे हैं इन्फ्लेशन रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दूसरी विचारधारा हम कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट विच इज मोर इंपॉर्टेंट। बाकी सबके सब फैक्टर्स बकवास हैं, हम ये कह रहे हैं। बेटे थ्योरीज कह रही है, तो हमें अभी दो थ्योरीज करनी है। एक थ्योरी का नाम है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, और दूसरी थ्योरी का नाम है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, और एक इनकी मिक्सचर है जिसको हम बोलते हैं फिशर। आपको नहीं करनी, वो हम सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में कराते हैं। आप खाली सुन लें कि फिशर भी एक थ्योरी होती है। ठीक है जी। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप सभी एक कंसेप्ट लिख लें और फिर हम आगे चलें। फैक्टर्स अफेक्टिंग लिख लिया हो तो 41 कंसेप्ट लिखें। थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन लिख लें, फिशर भी, जबकि हम पहली दो करने वाले हैं। लिखिए बेटे थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन हेडिंग है, कंसेप्ट नंबर 41 हम लिख रहे हैं। बीच के मैंने कुछ कंसेप्ट छोड़ दिए, आप घबराना मत, वो तो या तो मैंने समझा दिए और या आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। ज्यादातर मैंने समझा दिए, उसमें लिखने के लायक कुछ नहीं था, इसलिए छुड़वा दिए। तो कंसेप्ट 41 लिखे, बस ज्यादा टेंशन मत ले। थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन, फॉलोइंग आर द थ्री थ्योरीज। पहली परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, दूसरी इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, तीसरी इरविंग फिशर थ्योरी। पहली थ्योरी परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, पी 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 टी, IRPT। और बेटे लास्ट है फिशर। वैसे फिशर का नाम ना आपने स्टैटिस्टिक्स में भी सुना होगा, क्योंकि फिशर ने हर जगह कंट्रीब्यूशन दिया। फिशर के इंडेक्स नंबर्स होते थे बेटे, फाउंडेशन में आपने पढ़ा है। आप नादान बन रहे हो जैसे आपको पता नहीं है, सब पता है आपको। बेटे फिशर की थ्योरी आपने पहले भी पढ़ी हुई है। तो कंसेप्ट 41 लिख लिया जी। चलिए तो अभी हम कुछ और आगे चलने वाले हैं। तो बेटे मैं अभी आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक थ्योरी कराने वाला हूं जिसका नाम है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। अभी लेकिन हम लिखेंगे नहीं, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने अभी अभी आपको पहला क्वेश्चन थ्योरी का कराया, कुछ क्वेश्चन थ्योरी के मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में कराऊंगा। आज का लेक्चर में मैं अब बस दो मॉडल्स बताकर अपनी बात को वहीं पे रखूंगा। पहली बात ये कि एक कंट्री की करेंसी के एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए एक फैक्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है इन्फ्लेशन रेट। तो बेटे यहां पर एक थ्योरी पड़ी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, ये थ्योरी कहती क्या है? ये थ्योरी कहती है कि अगर $1 ₹60 के बराबर है तो ये इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि यहां पर इन्फ्लेशन रेट कम है और यहां पर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है। ये कहते हैं जी इतना डिफरेंस आने के पीछे एक ही कारण है, इन्फ्लेशन का। यही सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि इन्फ्लेशन में ऑटोमेटिकली सब चीजें खुद ही आ जाएंगी। इन्फ्लेशन मतलब वहां पे पॉलिटिकल मूवमेंट्स खराब है, वहां की जीडीपी कम है, वहां की नेशनल इनकम कम है, वहां की बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है। तो बेटे इन सभी कारणों से इन्फ्लेशन बढ़ती है।
इसका मतलब वो सारे कारणों का एक ही कारण, इन्फ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तो बेटे ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली उस कंट्री के करेंसी की एक्सचेंज रेट भी चेंज हो जाएगी। अब इन्फ्लेशन कैसे निकालते हैं बेटे? मैंने कहा जी इन्फ्लेशन तो हम प्राइजेस से निकालते हैं। किसके प्राइजेस से? बेटे जो सामान हम पहले खरीदते थे 100 रुपए का, अब खरीद रहे हैं 120 रुपए का, तो कैसे निकालेंगे? दूध पहले आता था 40 रुपए लीटर, अब आता है जी 50 रुपए लीटर। तो बताइए दूध कितना महंगा हो गया? 50 - 40/40 बेटे 25% महंगा हो गया। इसका मतलब इन्फ्लेशन का कमोडिटी के प्राइसेस से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है जी। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी छोटी सी बात एक सुन लें, फिर पीपीटी लिखें। तो मैं आपके सामने एक छोटी सी केस स्टडी कराने वाला हूं। तो आप कंसेप्ट नंबर 41 के बाद 42 लिखें। इसकी पीपीटी भी लिखेंगे अभी। अब इसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लिखेंगे। कंसेप्ट 42 परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के बारे में बता रहा हूं बेटे। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के बारे में बताऊंगा बेटे, आराम से देख ले, कोई जल्दी है ही नहीं। जल्दी किस बात की बेटे? हद कर दी, जल्दी नहीं करनी। अब आपको मालूम है कि जब भी कोई भी थ्योरी बनती है या मॉडल बनता है तो उसमें कुछ बातों को मान लिया जाता है। मतलब वी ऑलवेज टेक सम अजम्पशंस, हम हमेशा कुछ अजम्पशंस को लेते हैं और उन्हीं अजम्पशंस के बेसिस पे हम काम करते हैं। आराम से बेटे। बेटे मैंने कहा इस दुनिया में मान के चलते हैं क्रिकेट की एक गेम है, ये क्रिकेट है बेटे। आपको पता है क्रिकेट की एक गेम में बॉल का एक साइज होता है, बैट का एक साइज है, पिच 22 स्क्वायर यार्ड की है। बेटे चौका और छक्का एक लेवल पे जाता है। तो बेटे ये क्या है सब? ऐसा थोड़ी है पाकिस्तान में बड़े बड़े बैट होते होंगे, साउथ अफ्रीका में मोटी मोटी बॉलें होती होंगी ना बेटे। बॉल का साइज, बैट का साइज, पिच का साइज, चौका छक्का, हर चीज अज्यूम कर लिया। तो बेटे अगर मैं उन असम्पशंस को चेंज कर दूं तो फिर क्रिकेट का गेम नहीं होगी, कुछ और ही होगी। ये मास्टर कह क्या रहा है? बेटे मैं ये कह रहा हूं कि इस दुनिया में हम कुछ भी नई चीज निकालते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमें पहले अज्यूम करना पड़ता है, हमें अजम्पशंस लेनी पड़ती है। जैसे टेबल टेनिस का आप गेम देखें तो टेबल का एक साइज है, बॉल का एक साइज है, रैकेट का भी एक साइज है। बेटे उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी जब बनी तो उन्होंने क्या किया? कुछ अजम्पशंस ले ली। तो मैं यहां लिख रहा हूं जी कंसेप्ट 42 परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। अभी मैं लिखवा रहा हूं कुछ, पहले वो लिखेंगे, फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखेंगे। अगर वो लिखनी होगी तो फिर वो भी लिख देंगे कंसेप्ट नंबर 42 में, कोई बात नहीं। बेटा ये कंसेप्ट ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले मैं ही बता रहा हूं। तो मैं लिख रहा हूं जी फॉलोइंग, आप भी लिखे, फॉलोइंग आर द assumptions as per power PPPT. Following are the assumptions. Following are the assumptions. बेटे मैंने कहा the model should be closed model. Then only we can assume something. Then only we can prove something. तो पहला है, पहले assumption है foreign currency rates in between two countries currencies, in between two countries comma currencies can be determined, can be determined
foreign currency rates in between two countries, currencies can be determined on the basis of commodity prices, commodity prices of the same commodity, of the same commodity, of the same commodity in two different कंट्रीज। आराम से बेटे पहले लिख लो फिर समझाऊंगा। ए, फॉरेन करेंसी रेट्स, फॉरेन करेंसी रेट्स इन बिटवीन टू कंट्रीज, कॉमा, currencies can be determined on the basis of commodity prices of the same commodity in two different countries। ए assumption है बेटे, लिखो बेटे assumption number B, there is existence of law of one price। बेटे इस दुनिया में लॉ ऑफ वन प्राइस एग्जिस्ट करता है, ये थ्योरी मानती है, अभी समझा दूंगा। there will be no restriction, there will be no restriction in movement of goods from one country to another country। आराम से बैठिए। There will be no restriction in movement of goods from one country to another country। एक बच्चा कह रहा पता नहीं क्या लिखवा रहे, अभी समझाऊंगा बेटे। डी पॉइंट, सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स are available in two countries, same quality of goods are available in two countries। एक ही तरह की क्वालिटी मिलती है दो कंट्रीज में। बेटे ई पॉइंट, नो इंसिडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगी। बेटा हम कर रहे हैं फॉरेन करेंसी के लिए, तो वहां तो सारा काम इंटरनेट के थ्रू होता है, इसलिए कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगी। एंड नो इंसिडेंस ऑफ टैक्स, और बेटे टैक्स भी नहीं होगा। नो इंसिडेंस ऑफ टैक्स, बेटे 5 पॉइंट्स बता दिए, आराम से लिख लें। 5 असम्पशंस हैं, एक दो और भी हो सकती है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई है। अभी इनकी पे चर्चा करेंगे, इसकी बातों को सुनेंगे, फिर इसके फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे ये थ्योरी ठीक है या गलत है। अभी नहीं टिप्पणियां देनी, पहले लिख लें। बड़ी प्यारी थ्योरी है बेटे, बस 2 ही क्वेश्चन छोटे छोटे करने हैं, काम खत्म हो जाएगा बेटे। कोई मुश्किल है ही नहीं, मुश्किल है ही नहीं। मुश्किल तो आपके मन का वहम है, मुश्किल है नहीं कुछ भी, जब किया इरादा पक्का। मैं अब आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो थ्योरी है ये कहती है कि भाई एक कंट्री 1 है, कंट्री X है, और ये कंट्री Y है। दिस इज कंट्री X एंड दिस इज कंट्री Y, 2 कंट्रीज हैं। यहां पर जो कमोडिटी मिलती है, जो सामान मिलता है, मान लेते हैं एक लैपटॉप यहां पर जिस रेट का मिलता है, दूसरा मैं मानता हूं
कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ऐसा मान लेते हैं। मैं मानता हूं कि ये एक कंट्री है यूएसए और ये कंट्री है इंडिया, ऐसा मान लेते हैं। यहां पर जो लैपटॉप मिल रहा है एप्पल कंप्यूटर्स का मिल रहा है और $1000 का मिल रहा है, और उसी तरह का लैपटॉप, वही कमोडिटी, सेम कमोडिटी, बिल्कुल वही, मतलब यहां पर भी एक लैपटॉप वही एप्पल कंप्यूटर्स का बिल्कुल सेम मॉडल इंडिया में 50,000 रुपए का मिल रहा है आराम से बेटे। मैं नहीं कह रहा, ये थ्योरी कह रही है कि एक देश से दूसरे देश में सामान आराम से लेके जा भी सकते हैं और लेके आ भी सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये थ्योरी कहती है कि अगर हमें एक ही तरह की कमोडिटी के प्राइसेस दो देशों में मिलके लिए मिल जाएं, जैसे यहाँ पर लैपटॉप है, लैपटॉप का प्राइस कंट्री एक्स में कितना है अमेरिका में, और लैपटॉप का प्राइस इंडिया में कितना कंट्री वाई में, तो उन दो रेट से, उन दो कमोडिटी के प्राइसेस की मदद से हम उन दोनों कंट्रीज की करेंसी का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, ये थ्योरी कहती है, मैं नहीं कह रहा। और बेटे फिर ये थ्योरी कहती है कि अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना हो, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाने में कोई खर्चा भी ना हो, टैक्स भी ना हो, क्वालिटी ऑफ गुड्स सेम हो, तो हम दो कंट्रीज के बीच का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, ये थ्योरी कह रही है बेटे। जैसे यहां पर लिखा है 50,000 इज इक्वल टू $1,000, तो हम रेट निकाल सकते हैं। तो लिखिए जी केस स्टडी, इसी को लिख रहे हैं, आराम से लिख रहे हैं बेटे। सपोज one laptop, suppose one laptop ब्रैकेट में एप्पल कंप्यूटर्स, one laptop of एप्पल कंप्यूटर्स इन यूएसए, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में यूएसए में कॉस्ट $1,000 and the same laptop एप्पल वाले in India cost ₹50,000, then we can calculate spot exchange rate. Then we can calculate spot exchange rate in between dollar and rupees. तो हम स्पॉट एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर सकते हैं किस किस के बीच में, डॉलर और रुपए के बीच में। तो यहां लिखिए स्पॉट रेट एज पर पीपीपीटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ लैपटॉप in India upon price of laptop in US is equal to 50,000 upon 1,000। तो बेटे ये आ गया स्पॉट रेट $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। आराम से नोट कर लीजिए, कोई जल्दी है ही नहीं। आराम से नोट कीजिए। तो स्पॉट रेट आज का हो गया जी $1.50 के बराबर। तो फिर आगे लिखें सपोज आफ्टर 1 ईयर, suppose after 1 year inflation rate in India is 10% per annum and inflation rate
and inflation rate in USA is 2% पर एनम। तो बेटा इन्फ्लेशन रेट हमेशा एक साल का होता है। देन आफ्टर 1 year the same laptop will cost rupees 55,000, that is 50,000 plus 10% of 50,000 in India। एक साल के बाद वही लैपटॉप 55,000 रुपए का होगा इंडिया में। एंड the same laptop in USA will be of $1,020, that is $1,000 plus 2% of $1,000। लो बेटे $1,020 ये लीजिए। बेटे इजी है, मुश्किल नहीं है। मैं लिख रहा हूं जी, फॉलोइंग इज द टाइमलाइन ऑफ पीपीपीटी। मैं एक समय की रेखा बना रहा हूं पीपीपीटी की। बेटे फेस टू फेस की क्लासेस देख लीजिए, इतना एक्सप्लेन नहीं किया होगा जो मैं यूट्यूब की क्लासेस में बता रहा हूँ, वीडियो क्लासेस में बता रहा हूँ। तो मैं आपके सामने समय की रेखा बना रहा हूँ। ये स्पॉट रेट है, ये फॉरवर्ड रेट है। $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। यहाँ पे क्या लिखा था हमने, 50,000 रुपए, $1,000। $1 50 रुपए के बराबर है। इसको हमने कहा था लेट इट बी स्पॉट रेट। तो इसके बाद रुपी में 10% की इन्फ्लेशन हुई, डॉलर में 2% की हुई, तो यहां पर रेट कितना आ गया बेटे, 55,000 अपॉन $1,020। चेक करना जी, इसको कह दिया हमने फॉरवर्ड रेट, क्योंकि ये एक साल के बाद का है। बेटे ये आ गया जी $1 53.92 रुपीज। ये चेक कर लीजिए। इसका मतलब दो कंट्रीज के कमोडिटीज के प्राइसेस अगर आपको अलग अलग इंटरवल के दिए हो या किसी भी पॉइंट के दिए हो, तो उनकी मदद से आप दो कंट्रीज की करेंसीज का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एज पर पीपीपीटी। एक बच्चा कहता खत्म हो गई, नहीं, 1 मिनट की बात रह गई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। आपने लिखा था स्पॉट रेट इज इक्वल टू 50,000 रुपए, $1,000 लिखा था। फिर आपने लिखा था फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू 55,000 रुपए अपॉन $1,020। मैं इसको ऐसे कर रहा हूं बेटे, 50,000 को कॉमन ले लिया, या 50,000 प्लस, बेटे ऐसे तो किया था 10% ऑफ 50,000। फिर इसके नीचे कैसे किया था, $1,000 प्लस 2% ऑफ $1,000, ऐसे ही किया था ना। तो बेटे ऐसे आ गए, देखो 50,000 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 0.10 अपॉन 1,000 नीचे कॉमन ले लिया, 1 प्लस 0.02, 1 प्लस 0.02। बेटे ये फॉरवर्ड रेट है। अब बताओ स्पॉट रेट ये है, तो इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। तो बेटे हर जगह तो डॉलर रुपए नहीं आएगा, तो रुपी क्या था यहाँ पर, कोट था। तो मैंने कहा इन्फ्लेशन रेट इन कोट, इन्फ्लेशन रेट इन कोट
अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इन बेस करेंसी। तो बेटे फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इन कोट करेंसी अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इन बेस करेंसी। बेटे आपके सामने फॉर्मूला आ गया है एज पर पीपीपीटी। मैंने बेटे लॉजिक से समझाया है, रट्टाफिकेशन नहीं है भूपेश आनंद की क्लास में बेटे, लॉजिक समझा आपने। तो मैं लिख रहा हूं जी एज पर पीपीपीटी फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप इक्वेशन, फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप इक्वेशन इन बिटवीन, किस किस के बीच में बेटे, फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट, इन्फ्लेशन रेट ऑफ कोट एंड इन्फ्लेशन रेट ऑफ बेस। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। तो रिलेशनशिप लिख लीजिए, फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ कोट अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ बेस। लो बेटे, ये मैंने आपके सामने फॉर्मूला बना दिया। बेटे अब ये जो फॉर्मूला है ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। ये 4 चीजों की रिलेशनशिप है, इसमें एक भी चीज मिस होगी तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए मैं एक क्वेश्चन छोटा सा जरूर करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पता चले कि हमने इसमें कैसे करना है, क्या करना है, कैसे चलेंगे। एक बच्चे के मन में ये आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 32 निकाल ले, 3 to 32। उसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन लिखनी होगी तो लिख लेना, मैंने बनाई हुई है पीपीटी, पेज नंबर 389। क्वेश्चन नंबर 32, 3 to 32। द प्रेजेंट एक्सचेंज रेट, तो कहते हैं जी प्रेजेंट मतलब आज का स्पॉट रेट इस $1 is equal to 40 rupees 10 पैसा and 1 year forward rate is $1 is equal to 41.80 rupees। ठीक है जी। इन्फ्लेशन रेट इन रुपी इज 8%। डॉलर का नहीं दिया, वो कह रहा